प्रोफेसर अतहर महबूब इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर के वाइस चांसलर हैं। ये चंद दिन कबल इस्लामाबाद आए, मुझे इज्जत बख्शी और मेरे घर भी तशरीफ लाए। ये मेरी उनसे दूसरी मुलाकात थी। प्रोफेसर साहिब पढ़े लिखे और इंतहाई सुलझे हुए ख़ानदानी इंसान हैं। मुझे मुद्दत बाद सुलझी और इल्मी गुफ्तगू सुनने का मौका मिला और मैं अभी तक उसकी सरशारी में हूँ। प्रोफेसर साहिब का ख़ानदान 800 साल से इल्म, इंसाफ और दीन से वाबस्ता है। आबाओ अजदाद बगदाद के अब्बासी ख़ानदान के काजी अलक़ज़ा थे। तातारियों के हमलों के बाद बगदाद से हिंदुस्तान हिजरत की, उत्तर प्रदेश के शहर गोरखपुर को अपना मस्कन बनाया और तालीम के शोबे से वाबस्ता हो गए। दादा काजी मंजूर उल हक हिजरत करके पाकिस्तान आए। सिंध, एबटाबाद और गढ़ी शाहू लाहौर 3 शहरों में इल्म के प्यासों को ज़ेवर तालीम से आरास्ता करते रहे। मियाँ नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और अब्बास शरीफ तीनों उनके शागिर्द रहे हैं। प्रोफेसर अतहर के वालिद काजी महबूब उल हक एयरफोर्स के फाइटर पायलट थे। वो पहले अमरीकी फाइटर जहाज़ मार्टिन B-57 के पायलट थे। काजी महबूब उल हक अमरीका में ट्रेनिंग लेने वाले इब्तिदाई पाकिस्तानी पायलटों में भी शामिल थे। प्रोफेसर अतहर महबूब उनके साहिबजादे हैं। ये मुल्क के मुख्तलिफ कंटोनमेंट्स के मुख्तलिफ स्कूलों से होते हुए फ्रांस और अमरीका के आला इदारों तक पहुँचे, इंजीनियर बने, PhD की तालीम के शोबे से मुंसलिक हुए और अब इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर के वाइस चांसलर हैं। उनके वालिद फ़ौज के मुख्तलिफ ट्रेनी इदारों के सरबराह रहे। ख़ानदान के बेशुमार अफराद आज भी एयरफोर्स, नेवी और फ़ौज में शामिल हैं। डॉक्टर अतहर महबूब की तरबियत फ़ौजी, इल्मी और अदबी माहौल में हुई, लिहाजा उनकी सोच में चौर और गुफ्तगू में बेइंतहा गहराई है। मैंने ज़िंदगी में इन जैसा पढ़ा लिखा, मुतवाज़िन और इल्मी शख्स बहुत कम देखा। डॉक्टर साहिब ने गुफ्तगू के दौरान जिक्र किया, साउथ अफ्रीका ने 1950 की दहाई में कोयले से पेट्रोल बनाने की टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली थी। चीन ने ये टेक्नोलॉजी सीख कर अब छोटे छोटे प्लांट्स बना लिए हैं। हमारे पास घर में इतना कोयला मौजूद है जिससे हम 500 साल तक अपनी एनर्जी की ज़रूरत पूरी कर सकते हैं। हम इस कोयले से पेट्रोल क्यों नहीं बनाते? मैंने फ़ौरन अर्ज़ किया, सर अब पाकिस्तान में पहले इंसान हैं जिससे मैंने ये बात सुनी। हमारे सियासतदानों से लेकर बैरोक्रेट्स हता के साइंसदान तक इस हकीकत से वाकिफ़ नहीं हैं। मैंने उनसे अर्ज़ किया, मैं 2 हफ्ते कबल साउथ अफ्रीका गया था। मैंने वहाँ सासिविल के पेट्रोल पंप्स देखे थे। मुझे डॉक्टर काशिफ मुस्तफ़ा ने बताया था, सासिविल ने 1960 की दहाई में कोयले से पेट्रोल और डीजल बनाना शुरू किया था। 1980 की दहाई तक ये कंपनी पूरे मुल्क की आयल की ज़रूरत पूरी करती थी। ये आज भी काम कर रही है और लोकल आबादी के ज़्यादातर लोग उनसे पेट्रोल खरीदते हैं। मैंने रिसर्च की तो पता चला कोयले से बैक वक्त बिजली, पेट्रोल और गैस तीनों बन सकती हैं। इन तीनों का बुनियादी उनसर क्योंकि कार्बन होता है और कार्बन कोयले में सबसे ज़्यादा होती है, चुनाचा इसे बड़ी आसानी से गैस और पेट्रोल में तब्दील किया जा सकता है। डॉक्टर साहब ने न सिर्फ मेरी बात से इत्तेफाक किया बल्कि बड़ी तफसील के साथ कोयले को गैस और पेट्रोल में तब्दील करने का तरीका भी बताया। मैंने उनसे पूछा कि हम थर के कोयले से अपनी ज़रूरत के मुताबिक पेट्रोल और गैस बना सकते हैं? उनका फरमाना था, हम न सिर्फ अपनी ज़रूरत पूरी कर सकते हैं बल्कि हम एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। बस इसमें सिर्फ एक कबाहत है और वो है फ़िज़ाई आलूदगी। कोयला आलूदगी बहुत पैदा करता है लेकिन इसका इलाज भी मुमकिन है। चीन ने आलूदगी रोकने के लिए भी टेक्नोलॉजी बना ली है। हम अगर आलूदगी कंट्रोल कर लें तो हम कम अज़ कम तवानाई का मसला ज़रूर हल कर सकते हैं। अब सवाल यह है, जनूबी अफ्रीका को ये आइडिया कहाँ से आया? आपको इसके लिए 1950 की दहाई में जाना होगा। 1950 में जनूबी अफ्रीका में अपरते शुरू हुए और गोरों ने कालों से तमाम इंसानी हुकूक छीन लिए। ये एक गैर इंसानी और गैर अखलाकी फ़ैसला था। चुनांचा सियाफ़ाम बाशिंदों ने बगावत शुरू कर दी। पूरे मुल्क में हंगामों का आगाज़ हो गया। दूसरी तरफ अक़वाम मुत्तहिदा ने जनूबी अफ्रीका पर इक़्तिसादी पाबंदियां लगा दें, जिसके बाद इम्पोर्ट्स एक्सपोर्ट्स दोनों बंद हो गईं और जनूबी अफ्रीका में खौफनाक बहरान पैदा हो गया। ये बहरान अगर एशिया या तीसरी दुनिया के किसी मुल्क में आया होता तो वो यकीनन लेट जाता, लेकिन जनूबी अफ्रीका ने कमाल तरीके से इस मुसीबत को अपने लिए नेमत में तब्दील कर लिया और ये मुल्क 10 साल में हर किस्म की इम्पोर्ट से आज़ाद हो गया।
साउथ अफ्रीका में तेल नहीं निकलता था। हुकूमत ने फौरी तौर पर साइंसदानों की से पेट्रोल और गैस बनाना शुरू कर दी। उन लोगों ने बिजली के प्लांट्स भी कोयले पर शिफ्ट कर दिए। ये लोग खुराक भी मुल्क के अंदर पैदा करने लगे और मशीनों और गाड़ियों के कारखाने भी मुल्क में लगा लिए। यूं इम्पोर्ट्स का मसला हल हो गया, लेकिन मुल्कों को गैर मुल्की सरमाया भी चाहिए होता है, इसलिए भी उन लोगों ने कमाल बंदोबस्त किया। जनूबी अफ्रीका में लासोटो नाम का एक इलाका है। ये पहाड़ी इलाका है और इसमें चंद लाख लोग रहते थे। जनूबी अफ्रीका ने वहां आज़ाद हुकूमत कायम करके उसे अलग मुल्क बना दिया। लीसोटो में तिजारती कंपनियां बने। ये कंपनियां जनूबी अफ्रीका से माल खरीदतीं, उन पर मेड उन लीसोटो की मोहरें लगतीं और पूरी दुनिया की मंडियों तक पहुंचा देतीं। अक़वाम मुत्तहिदा इस बदमाशी से वाकिफ थी, लेकिन ये तकनीकी तौर पर बेबस थी। ये किसी आज़ाद और कानूनी मुल्क की तिजारत पर पाबंदी नहीं लगा सकती थी, और यूं साउथ अफ्रीका में इक्तिसादी पाबंदियों के बावजूद तरक्की का अमल जारी रहा। मेरा पुराना थीसिस है, अल्लाह ताला ने दुनिया को गर्म और सर्द दो इलाकों में तकसीम कर रखा है। दोनों इलाकों के लोगों के DNA में बड़ा फ़र्क है। ठंडे इलाके के लोग साइंसी दिमाग के होते हैं, ये मसले का हल तलाश करते हैं, जबकि गर्म इलाके के लोग फ़लसफ़ी होते हैं, ये सोचते और बोलते ज़्यादा। अब किसी दिन डेटा जमा कर अब भी ये जानकर हैरान रह जाएंगे, दुनिया की 95% इजादात ठंडे इलाकों में हुई और ये गोरों ने की, जबकि दुनिया के 98% मज़ाहिब और फ़लसफ़ों ने गर्म इलाकों में जन्म लिया। अहादीस की 6 किताबें भी सेंट्रल एशिया के उलमा ने मुरत्तब की और ये सफ़ेद फाम थे, और दुनिया पर ज़्यादा अरसा हुकूमत भी सफ़ेद फाम बाशिंदों ने की, और उसकी बुनियादी वजह टेक्नोलॉजी थी। गोरा DNA किस्म की टेक्नोलॉजी जल्दी बना लेता है, जबकि हम गंदुमी या सियाफाम लोग सिर्फ सोचते और बोलते रह जाते हैं। दुनिया इस वक्त भी सफ़ेद फामों और टेक्नोलॉजी के हाथ में है, और ये ज़्यादातर ठंडे इलाकों से ताल्लुक़ रखते हैं। चुनाचा मौसम और DNA भी दुनिया में तफरीक की वजह है, लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं हम अगर सफ़ेद फाम नहीं हैं या गर्म इलाकों में पैदा हो गए हैं तो हम नई टेक्नोलॉजी और मॉडल्स से फ़ायदा नहीं उठा सकते। हमें उठाना चाहिए, क्योंकि इल्म और अक्ल आलमी मीरास हैं। दुनिया के तमाम इंसानों को इस पर बराबरी का हक हासिल है। हम तारीख़ के मुश्किल तरीन दौर से गुज़र रहे हैं। मुल्क की मईशत ज़मीन बोस हो चुकी है। महंगाई, बेरोज़गारी और कसाद बाजारी इंतहा को छू रही है। मुल्क सियासी अफरा-तफरी का शिकार भी हो चुका है। हुकूमत अपना सियासी मुस्तक़बिल बचाने में मसरूफ़ है। इमरान खान में अब फिर कोई भी नहीं के अमल से गुज़र रहे हैं, लिहाजा मुल्क इस वक्त अल्लाह के आसरे पर है। ये चलता है या नहीं चलता, इस वक्त किसी को इसकी कोई परवाह नहीं। काश इस वक्त चंद सही अलदिमाग लोग इकट्ठे हो जाएं, ये सब को इकट्ठा बिठाएं, रोल्स ऑफ गेम तय करें और मुल्क को रास्त पर ले आएं। हम ज़्यादा ना करें तो कम अज़ कम मुल्क के बुनियादी मसले ही तय करके उनसे मुताल्लिक़ इदारे बना दें, और उन इदारों को हर किस्म की सियासी मुदाखलत से बालातर कर दें। कोयले से बिजली, गैस और पेट्रोल बनाने का इदारा बनाएं। ज़राअत के शोबे के लिए भी पॉलिसियां बनाकर 20 साल के लिए फ़िक्स कर दी जाएं। तालीम का शोबा और निसाब भी फ़िक्स कर दिया जाए। आबादी कंट्रोल का महकमा भी आज़ाद और पॉलिसी लॉन्ग टर्म हो, और कारोबारी शोबे के लिए भी तमाम पॉलिसियां और टैक्स सिलेबस एक ही बार फ़िक्स कर दी जाएं, और फिर उन्हें किसी भी सूरत में छेड़ा न जाए। अब बिल्कुल इसी तरह एहतजाज के रोल्स भी तय कर दें। किसी को सड़क, शहर और पिल बंद करने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए, और जो ये करे इसे भारी जुर्माना भी किया जाए, और इसकी सियासत और कारोबार पर भी पाबंदी लगा दी जाए। ये मुल्क फिर चल सकेगा, वरना अब यकीन करें हम 2023 में बैठकर 2022 को याद किया करेंगे और कहा करेंगे वाह वो भी क्या ज़माना था। चीज़ें महंगी थीं लेकिन दस्तयाब थीं, मगर अब पेट्रोल है, गैस है, बिजली है और ना ही खुराक है। सिर्फ इमरान खान और मरियम नवाज की तकरीरें हैं। हम अगर इस ज़माने में जाना चाहते हैं तो सौ बिस्मिल्लाह, लेकिन अगर हम ये मुख चिल्लाना चाहते हैं तो फिर हमें अक्ल से काम लेना पड़ेगा। ये याद रखें, जिंदा रहना, तरक्की करना और मुतमईन ज़िंदगी गुजारना ये अक्ल के बगैर मुमकिन नहीं, और हम अक्ल से मुकम्मल आरी हो चुके हैं।